तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल करें कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ए करे वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। बी करे आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। सी कहता मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा और डी करे मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। आपको बताना है कि इसमें किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। विकल्प ए, बी, सी या डी। तो किस विकल्प में अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो बच्चों विकल्प सी में जो है वो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल दूसरे में कर पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, इस यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? आपको बताना है कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, ये बताना आपको है। ए कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम और डी कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको ये बताना है कि ये जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक का है, अनिश्चयवाचक का, निश्चयवाचक का या संबंधवाचक का। तो बच्चों यह जो उदाहरण है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा दूसरे सवाल का। बात तीसरे में कह रहा है कि सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। रेखांकित अंश में कारक का नाम बताइए। आपको रेखांकित में कारक का नाम बताना है। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। रेखांकित अंश में कारक का नाम बताइए। ए कर अपादान कारक, बी करण कारक, सी कर अधिकरण कारक और डी कर संप्रदान कारक। तो आपको ये बताना है कि सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने में के बाद के नीचे रेखांकित किया गया है, उसमें आपको कारक बताना है। तो तीसरे का कौन सा कारक सही हो जाएगा? के बाद बताना है कि कौन सा कारक इसमें बनेगा, अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो बच्चों का सोहन के बाद बने थे, तो इसमें जो है वो अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर तीसरे का उत्तर। सवाल नंबर चौथे में कह रहे कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। तो आपको ये बताना है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है। तो आपको बताना है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इसमें किस तरह का कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ण कारक या संप्रदान कारक। तो बच्चों इसमें जो कारक है वो अपादान कारक हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है वो क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो चौथे का भी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 5वां कर हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, दोनों में या किसी में नहीं। तो सवाल नंबर 5वें का उत्तर बताना है कि ये हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में, दोनों में या किसी में नहीं। तो बच्चों 5वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, एक वचन के रूप में। तो करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। अब करते हैं सवाल नंबर 6वें की। 6वें में कह रहा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। तो आपको ये बताना है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए कह रहा भारतीयों, बी कह रहा भारतीयाओं, सी कह रहा भारतीयों और डी कह रहा भारतों। तो 6वें का आपको बताना है कि इस भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों होगा, भारतीयाओं होगा, भारतीयों होगा या भारतों होगा। तो बच्चों भारतीय शब्द का बहुवचन जो होगा वो भारतीयों होगा। तो विकल्प सी जो है वो 6वें का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। 7वें में कह रहा है कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। तो आपको समाज शब्द का लिंग बताना है। ए कह रहा है स्त्रीलिंग, बी कह रहा है पुल्लिंग, सी कह रहा है उभयलिंग। तो आपको बताना कि समाज शब्द का लिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा। तो बच्चों समाज शब्द का जो लिंग हो जाएगा वो पुल्लिंग होगा, समाज पुल्लिंग शब्द है। तो विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। 8वें में कह रहा है कि काजल शब्द में कौन सा लिंग है? तो आपको ये बताना है कि काजल शब्द में कौन सा लिंग है। ए कह रहा है स्त्रीलिंग, बी कह रहा है पुल्लिंग और सी कह रहा है उभयलिंग और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो आपको काजल शब्द में लिंग की पहचान करनी है। ए कह रहा है स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि काजल का कौन सा लिंग होता है। तो बच्चों काजल शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर 8वें का हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 में कह रहे हैं कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। ए कह रहा विधिवाचक वाक्य, बी कह रहा आज्ञावाचक वाक्य, सी कह रहा निषेधवाचक वाक्य और डी कह रहा संदेहवाचक वाक्य। तो आपको ये बताना है कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे हम लोग कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। सवाल नंबर 10 में करें कि फाल्गुन किस प्रकार का शब्द है। तो आपको बताना है कि फाल्गुन किस प्रकार का शब्द है। ए कह रहा तत्सम, बी तद्भव, सी कह रहा देशज और डी कह रहा विदेशज। तो आपको बताना है कि फाल्गुन जो है वो किस प्रकार का शब्द है। तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो बच्चों फाल्गुन जो है वो तत्सम शब्द है। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सवाल नंबर 11 की। 11 में कह रहा है कि दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। आपको ये बताना है कि दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए कह रहा है जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक और डी कह रहा है गुणवाचक। तो आपको ये बताना है कि दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या गुणवाचक है। तो बच्चों दक्षिण जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा 11 में। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 में कह रहा है कि पुस्तक शब्द में संज्ञा है। आपको बताना है कि पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। ए कह रहा है जातिवाचक, बी कह रहा है व्यक्तिवाचक, सी समूहवाचक और डी कह रहा है भाववाचक। तो आपको बताना है कि पुस्तक संज्ञा किस तरह की संज्ञा है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है। तो बच्चों पुस्तक शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। और बच्चों हिंदी में संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण पदों में प्रत्यय लगा करके जो धातुएं बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने से जो धातु बनेगी उसे क्या कहेंगे। ए कह रहा नाम धातु, बी यौगिक धातु, सी क्रिया और डी कह रहा संयुक्त क्रिया। तो बच्चों जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषणों में हम प्रत्यय लगा करके धातु बनाते हैं तो उसे जो है नाम धातु कहा जाता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। जैसे हाथ शब्द से हथियाना। चलिए सवाल नंबर 14 में कह रहे हैं कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ए कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया और डी कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया। तो आपको बहुत बताना है कि पहुंच गया जो है वो किस क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों पहुंच गया जो है वो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो विकल्प सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि पर्यवेक्षक में उपसर्ग है। आपको पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताना है। ए परि, बी कह रहा परे, सी पर्वक पर्यव और डी कह रहा है पर्यव। तो आपको बताना है कि पर्यवेक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है 15 का। तो बच्चों इसमें उपसर्ग जो लगा हुआ है वो परि उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा है। परि लगा है। तो विकल्प ए जो है वो 15 का सही हो जाएगा। बात 16वें सवाल की। कर उपवास में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि उपवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए कर उप, बी कर उत, सी कर उप हल्के साथ और डी कर अप। बच्चों उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले प्रयोग होकर के उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं या उसके अर्थ में विकार उत्पन्न कर देते हैं। तो बच्चों उपवास में वास मूल शब्द है और उप जो है उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो विकल्प ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 17 में। कर साग पात कौन समास है। आपको साग पात में समास बताना है। ए कह रहा है द्विगु,
बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी गहरा तत्पुरुष समास। तो आपको बताना है कि साग पात में कौन सा समास है। देखो समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या तत्पुरुष समास है। तो बच्चों साग पात में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 18 की। 18 में कह रहा है कि पंचक्की में कौन समास है। आपको पंचक्की में समास बताना है। ए कह रहा है अव्ययी भाव, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष और डी कह रहा है कर्मधारय। तो बताना है कि पंचक्की में कौन सा समास है। अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या कर्मधारय समास है। तो बच्चों पंचक्की का मतलब होता है पानी की चक्की, अर्थात तत्पुरुष समास है इसमें। तो विकल्प सी जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा 18 का। बात सवाल नंबर 19 की। 19 में कर वारी का समानार्थी शब्द है। आपको वारी का समानार्थी शब्द, समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं। तो आपको वारी का पर्यायवाची बताना है। ए कह रहा है जल, बी कह रहा है अग्नि, सी हवा और डी रात्रि। तो आपको वारी का समानार्थी शब्द बताना है। जल है, अग्नि है, हवा है या रात्रि है। तो बच्चों वारी का जो समानार्थी शब्द है वो जल होगा। अब नीर भी कह सकते हैं। तो विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। और आज का अंतिम सवाल 20वां कह रहा है खरा का विलोम है। आपको खरा का विलोम बताना है। ए कह रहा है खोटा, बी परा, सी लेटा, डी बैठा। तो खरा का विलोम बताना है। तो सवाल नंबर 20वें का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों खरा का विलोम खोटा होता है। तो विकल्प ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।